हाँ, तो पिछली वीडियो में हमने भवादि प्रकरण के 5-7 सूत्रों के बारे में अध्ययन कर लिया था। अंतिम जो सूत्र हमने पढ़ा था वो था तंगा नाव आत्मने पदम। कौन सा था? तंगा नाव आत्मने पदम। और उससे पहले वाला जो सूत्र था वो था लह परस्मयी पदम। 2 सूत्र हमने पढ़े थे। तो लह परस्मयी पदम तो कहता था कि लकार के स्थान पर जो आदेश होते हैं, लकार के स्थान पर जो आदेश होते हैं, उन आदेशों की परस्मयी पदी संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? परस्मयी पदी संज्ञा। और अगला सूत्र था वो जो परस्मयी पदी संज्ञा होती थी लय परस्मयी पदम से, उसका अपवाद था तंगा नाव आत्मने पदम। तो वो कहता था कि तंग प्रत्याहार और सानच कानच की, सानच प्रत्यय और कानच प्रत्यय की आत्मनेपदी संज्ञा होती है। तो ये पूर्व संज्ञा का क्या था? अपवाद था। अर्थात तंग प्रत्याहार का मतलब जो आत्मनेपदी प्रत्यय थे, तिगंत जो आत्मनेपदी प्रत्यय थे, तय आताम झय थासाथम द्वम इड वही महिंग, इन प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है? आत्मनेपदी संज्ञा होती है। ये प्रत्यय भी किसके स्थान पर आते हैं? लकार के स्थान पर। और लकार के स्थान पर जब प्रत्यय आते हैं तो इनकी तंगानाव आत्मनेपदम से कौन सी संज्ञा हो जाएगी? आत्मनेपदी संज्ञा। ठीक है। तो लय परस्मयी पदम तो परस्मयपदी संज्ञा विधायक सूत्र है और तंगानाव आत्मनेपदम आत्मनेपदी संज्ञा विधायक है, विधायक सूत्र है। ठीक है। तो ये सूत्र हमने पढ़ लिया था। अब देखिए, अब हम इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं और अगला हमारा जो सूत्र है वो है अनुदात नित आत्मने पदम। तो अगली हेडिंग डालिए, सूत्र अगला है अनुदात नित आत्मने पदम। आत्मने पदम। अनुदात नित आत्मने पदम। ठीक है। तो ये सूत्र है हमारा अगला। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये सूत्र क्या करता है। अब देखिए, हम जो इसके बाद जो ये सूत्र है अनुदात नित आत्मने पदम, और इसके बाद जो 1-2 सूत्र और आएंगे, ये सभी सूत्र हैं, ये हमको ये बताएंगे कि कौन सी धातु आत्मनेपदी होती है और कौन सी धातु परस्मयपदी होती है। तो उनकी पहचान इन सूत्रों के द्वारा हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए, अनुदात नित आत्मने पदम है, इसकी वृत्ति क्या है, फिर इसका अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम इस सूत्र को समझेंगे। तो इसकी वृत्ति है, संस्कृत भाषा में इसकी वृत्ति है अनुदात, अनुदात एतो नितस्य धातुर आत्मने पदम स्यात्। अनुदात एतो नितस्य धातु अनुदात एतो नितस्य धातुर आत्मने पदम स्यात्। पदम स्यात्। अनुदात नित आत्मने पदम। ठीक है। तो इसकी वृत्ति क्या है? अनुदात एतो नितस्य धातुर आत्मने पदम स्यात्। अब देखिए, ये अनुदात और नितस्य, ये अनुदात क्या होता है, नित क्या होता है, और ये आत्मने पद क्या होता है। ठीक है ना। तो ये कहता है कि अनुदात एत अर्थात अनुदात एत धातु एवं नित धातु से आत्मने पदी प्रत्यय होते हैं। ठीक है। तो इसका अर्थ लिखिए पहले। अर्थ है इसका अनुदात एत तथा अनुदात एत तथा अनुदात एत धातु तथा नित धातु से अनुदात एत धातु तथा नित धातु से आत्मनेपदी तय आताम प्रत्यय होते हैं।
प्रत्यय होते हैं, ये इसका अर्थ है। अब देखिए, अब बात आती है कि अनुदात, अर्थात ये अनुदात नित आत्मनेपदम जो सूत्र है वो कहता है कि अनुदात एत नितस्य धातोर आत्मनेपदम स्यात्, अर्थात अनुदात एत धातु एवं नित धातु से आत्मनेपदी प्रत्यय होते हैं। अब आत्मनेपदी प्रत्यय कौन से हैं? तयाताम, जय, थासाताम, दोम और ईडवही महिंग, ये आत्मनेपदी प्रत्यय हैं। अब ये जो आत्मनेपदी जो प्रत्यय हैं ये कौन सी धातुओं के साथ होते हैं? ठीक है, तो ये अनुदात एत धातु, अनुदात हमने जब प्रथम वर्ष में सूत्र संज्ञा पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी उदात्त संज्ञा, एक पढ़ी थी अनुदात्त संज्ञा और एक पढ़ी थी हमने स्वरित संज्ञा, ये 3 संज्ञाएं पढ़ी थी हमने। ठीक है ना, तो ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित क्या होता है? ठीक है ना, तो उदात्त संज्ञा उच्चैर उदात्त है, अर्थात मुख से जिन वर्णों का उच्चारण मुख के ऊपर वाले भाग से होता है, उच्चैर उदात्त है, ऊपर वाले भाग से होता है, उनकी कौन सी संज्ञा होती है? उदात्त संज्ञा। और नीचैर अनुदात्त है, और जिन वर्णों का उच्चारण मुख के नीचे वाले भाग से होता है उनकी कौन सी संज्ञा होती थी? अनुदात्त संज्ञा होती थी। ठीक है, और समाहारे स्वरित, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण मुख के ऊपर वाले भाग से और नीचे वाले भाग से, दोनों भागों से मिलकर होता है, उन वर्णों की अनुदात्त स्वरित संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? स्वरित संज्ञा। इस स्वरित संज्ञा का प्रयोग ज़्यादातर वेदों में किया जाता है। वैदिक संस्कृत में इस स्वरित संज्ञा का, अर्थात वैदिक मंत्रों का जब उच्चारण करते हैं तो उन मंत्रों का उच्चारण में कभी हम स्वरों का उच्चारण ऊपर वाले भाग से करते हैं, कभी नीचे वाले भाग से, तो मिला जुला करके जब वर्णों का उच्चारण होता है तो उन वर्णों की कौन सी संज्ञा होती थी? स्वरित संज्ञा। ठीक है, तो ये अनुदात एत का मतलब यही है कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख के नीचे वाले भाग से होता है। जैसे ये धातु है हमारी एद धातु, कौन सी धातु है? एद धातु है। एक धातु है हमारी सेव धातु है, कौन सी धातु है? सेव। तो ये एद धातु और सेव धातु है, जो ये कैसी धातु है? एद, एध। तो ये एक का जो उच्चारण हो रहा है वो मुख के नीचे वाले भाग से हो रहा है, सेव, सेव का उच्चारण भी कौन से भाग से हो रहा है? नीचे वाले भाग से। तो ये कैसी धातु है? अनुदात एत धातु है। कैसी धातु है? अनुदात एत धातु। समझ में आ गया अनुदात एत धातु का मतलब? उसके बाद आती है नित का। नित की अर्थात न की जहाँ पर इत संज्ञा हो जाती है, इस य की जहाँ पर इत संज्ञा हो जाती है उस धातु को हम क्या कहते हैं? नित धातु कहते हैं। क्या कहते हैं हम? नित धातु कहते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर न की इत संज्ञा हो जाती है उस धातु को हम क्या कहते हैं? नित धातु कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए नित धातु का मतलब क्या होता है? नित धातु का मतलब भी समझिए। जैसे ये सिंग धातु है, इंग धातु है, सिंग धातु है और इंग धातु। तो ये सिंग धातु में इस ङ की संज्ञा हो जाएगी, इंग धातु में इस ङ की संज्ञा हो जाएगी, तो ये क्या बचेगा? इधर सी बचेगा। तो ङ की संज्ञा होने के कारण इस धातु को हम क्या कहते हैं? नित कहते हैं। क्या कहते हैं? नित कहते हैं। समझ में आ गया? क्या कहते हैं? नित कहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी धातुएं जिसमें इस ङ की संज्ञा होती है, क ख ग घ ङ, तो इस ङ की संज्ञा होती है। और ऐसी धातु जो अनुदात एत धातु है वो कौन सी है? एद और सेव, ये अनुदात एद धातु है। समझ में आ गया? और उसके बाद सिंग धातु है, इसमें ङ की संज्ञा होने के कारण इस पूरे समुदाय को क्या कहते हैं? नित कहते हैं। जैसे किसी समुदाय में या किसी धातु में, किसी प्रत्यय में, किसी उपसर्ग में ट की संज्ञा हो जाती है तो उस धातु प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? टित कहते हैं। क की संज्ञा हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? कित कहेंगे। ठीक है ना, पै की संज्ञा जहां पर होगी उसको हम क्या कहेंगे? पित कहेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए इसमें ङ की संज्ञा होने के कारण इसको क्या कहेंगे? हम नित कहेंगे। ठीक है ना, तो एद, अनुदात एद धातु और ये नित धातु जिसमें न की संज्ञा हुई है, ऐसी कोई सी भी धातु आ जाए उन धातुओं को हम कौन सी कैटेगरी में गिनेंगे? आत्मनेपदी धातुओं में गिनेंगे। कौन सी में गिनेंगे? आत्मनेपदी में। ठीक है, तो ये सूत्र यही बताता है कि अनुदात एत धातु तथा नित धातु ऐसी धातु जिसमें न की संज्ञा हुई है उन धातुओं से आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय होते हैं। आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय का मतलब तय, आताम, झय, थास, आताम, दोम और एड वही मही। तो ये आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय कौन सी धातुओं से होंगे? अनुदात एत धातु और सिंग धातु, अर्थात ये जो नित धातु है जिन धातुओं में न की संज्ञा हुई है उन धातुओं से कौन से प्रत्यय हो जाएंगे? आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय होंगे। ठीक है, तो ये सूत्र हमारा हुआ और इसका अर्थ लिखिए, इसकी वृत्ति लिखिए, अनुदात नित आत्मनेपद। ठीक है, अगला सूत्र है हमारा स्वरित यित कर्तृप्राय क्रियाफले। स्वरित यित है, स्वरित यित है, स्वरित यित है
कर्तृ अभिप्राय क्रिया फले। स्वरित इतः कर्तृ अभिप्राय क्रिया फले। ये अगला सूत्र है हमारा, स्वरित इतः कर्तृ अभिप्राय क्रिया फले। ठीक है ना। तो देखिए इसमें अब ये क्या कहता है कि स्वरित एतो नितस्य धातोर आत्मनेपदम स्यात्। अब देखिए इसकी वृत्ति लिखिए, इसकी वृत्ति है स्वरित एतो नितस्य धातुर आत्मनेपदम स्यात् कर्तृगामिनी क्रिया फले। कर्तृगामिनी क्रिया फले। कर्तृगामिनी क्रिया फले। ठीक है। तो ये स्वरित इतः कर्तृ अभिप्राय क्रिया फले ये सूत्र है। ये क्या कहता है देखिए, स्वरित एतो इतस्य धातोर आत्मनेपदम स्यात् कर्तृगामिनी क्रिया फले। इस सूत्र की वृत्ति है स्वरित इतः कर्तृ अभिप्राय क्रिया फले। अब देखिए अब ये क्या कहता है कि स्वरित इतः अर्थात जिसमें स्वरित की संज्ञा होती है, अर्थात जिसमें स्वरित की संज्ञा होती है वह धातु स्वरितेत कहलाती है, और जिसमें यह की संज्ञा होती है वह धातु क्या कहलाती है, यित धातु कहलाती है। ठीक है ना। तो इसका अर्थ लिखिए, स्वरितेत धातु एवं नित धातु से, इसका अर्थ है स्वरितेत धातु तथा नित धातु से, स्वरितेत धातु तथा नित धातु से आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय, आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय, आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय वही तय आतांश है। आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं, वही तय आतांश है। आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय तय आताम झ इत्यादि। तयाताम झ था साथाम द्वम एड वही मही। तो आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय होते हैं, आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय होते हैं यदि क्रिया का फल, आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय होते हैं यदि क्रिया का फल कर्तृगामी हो तो, अर्थात कर्ता पे पड़ता हो तो, कर्तृगामी हो तो। ठीक है। तो ये इसका अर्थ हो गया। देखिए दोनों सूत्रों में समानता ही है। एक सूत्र अनुदातेत धातु और नित धातु की नित धातु से आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय करता है, और यह सूत्र स्वरितेत धातु तथा नित धातु से आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय करता है। ठीक है। तो दोनों सूत्रों में समानता समझनी। ये जो अनुदात नित आत्मनेपदम था, ये आत्मनेपदी संज्ञक धातुओं को बताता है कि कौन सी धातु आत्मनेपदी संज्ञक होती है, कि अनुदात एत धातु, अनुदात एत धातु, जैसे एद और सेव दोनों धातु कैसी है, अनुदात एत धातु। और नित धातु, नित धातु का मतलब जिसमें नी की संज्ञा हुई हो, कौन से की, क्या कहेगा, न की संज्ञा हुई है। नित धातु की नित धातु से आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय होते हैं। ठीक है। अब ये देखिए स्वरित इतः कर्तृ अभिप्राय, ये तो अनुदात नितः कह रहा है, ये क्या कह रहा है, स्वरित इतः।
ठीक है ना। अब इसमें एक लाइन और जुड़ गई है, कर्तृ अभिप्राय क्रियाफले। कर्तृ अभिप्राय क्रियाफले का मतलब होता है यदि क्रिया का फल कर्ता पर जाता है, यदि क्रिया का फल कर्तृगामी होता है, ठीक है ना, क्रिया का फल किसको पड़े, कर्ता को पड़ता है, तो वो धातु क्या कहलाती है, आत्मनेपदी कहलाती है। और क्रिया का फल यदि कर्ता के अलावा कोई दूसरा भोगता है तो वो धातु आत्मनेपदी न होकर के क्या कहलाएगी, परस्मैपदी धातु कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें यही है कि स्वरितेत धातु तथा नित धातु से आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय होते हैं। ये क्या कहता था, अनुदात। अब स्वरित का मतलब जिन वर्णों का उच्चारण ऊपर वाले भाग से और नीचे वाले भाग से दोनों से होता है, उन वर्णों की स्वरित संज्ञा होती है, और स्वरितेत धातु भी उन्हीं को ही कहते हैं। ठीक है ना। और नित का मतलब वहां पर तो आया था ये वाला क ख ग घ न, ये नित आया था, और यहाँ पर आया था ये छ छ ज झ, ये वाला ये नित आया है। ठीक है ना। तो ये उसको बोलेंगे नित धातु और इसको ईत धातु, अर्थात ऐसी धातु जिसमें इस वाले ञ की संज्ञा हुई है उस धातु को हम क्या कहेंगे, नित धातु। और ऐसी धातु जिसमें इस वाले ञ की संज्ञा हुई है उस धातु को क्या बोलेंगे हम, नित धातु बोलेंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि स्वरितेत धातु तथा नित धातु से आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय होते हैं। कब होते हैं, यदि क्रिया का फल कर्तृगामी हो, तो यदि क्रिया के फल को कर्ता भोगता है तो ही इन स्वरितेत धातु और नित धातु से कौन से प्रत्यय होंगे, आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय तयाताम जय था साताम दोंग एडवही महिंग होंगे। ठीक है ना। और यदि क्रिया का फल कर्ता के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भोगता है, कर्ता के अलावा किसी अन्य को फल मिलता है क्रिया का, तो वहां पर आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय न होकर के परस्मैपदी संज्ञक प्रत्ययों का ही प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ गया। तो ये दोनों सूत्र हो गए, दोनों में आपस में समानता है। कर्तृगामी क्रियाफल का मतलब क्या होता है कि फल की आकांक्षा रखने पर यदि कर्ता फल का भागी होता है तो स्वरितेत और नित धातु से लकार के स्थान पर कौन से प्रत्यय आएंगे, तयाताम झ था साथाम दोम एड वही महिंग प्रत्यय आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सूत्रों में हमको आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय हमको कहाँ लगाने इस बारे में बताया। एक तो अनुदात एत धातु और एक स्वरितेत एद धातु। ठीक है ना, स्वरितेत धातु और एक अनुदात एत धातु तथा नित धातु और नित धातु। ठीक है ना, नित धातु और नित धातु दोनों से ही आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय तयाताम झ होते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा सूत्र आता है, वो क्या कहता है, इसके अलावा जो इसके बाद का जो सूत्र है, सूत्र अगला है, लिखिए, शेषात कर्तरी परस्मई पदम। शेषात कर्तरी, शेषात कर्तरी परस्मई पदम। शेषात कर्तरी परस्मई पदम। शेषात कर्तरी परस्मई पदम। ठीक है, तो देखिए, आत्मने पद निमित्त हीनाद धातु, आत्मने पद निमित्त, इसकी वृत्ति लिखिए, आत्मने पद निमित्त हीनाद धातु आत्मने पद निमित्त हीनाद धातु कर्तरी परस्मई पदम स्यात्। कर्तरी परस्मई पदम स्यात्, ये इसकी वृत्ति। ठीक है, आत्मने पद निमित्त हीनाद धातु कर्तरी परस्मई पदम स्यात्। अब देखिए ये क्या कहता है कि आत्मने पद के निमित्त से रहित धातुओं से लकार के स्थान में परस्मई पद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। अब कब होते हैं, कर्तरी परस्मई, अर्थात कर्तृवाच्य में। ठीक है ना। अब देखिए क्या कहता है कि आत्मने पद से, आत्मने पद के निमित्त से रहित धातुओं से, तो देखिए इसका अर्थ लिखिए, आत्मने पदी से, आत्मने पद से निमित्त रहित धातुओं से, रहित धातुओं से कर्तृवाच्य में
कर्तृवाच्य में परस्मैपदी संज्ञक प्रत्यय तिप तस जी इत्यादि होते हैं ये इसका अर्थ हो गया। अब देखिए ये क्या कहता है, इसको समझिए। ये कहता है शेषात कर्तरी परस्मय पदम क्या कहता है कि शेषात यानी शेष में, अर्थात ये जो दोनों सूत्र हमने पढ़ लिए, इन दोनों सूत्रों के अलावा स्वरितेत धातु, अनुदातेत धातु, नित धातु और नियत धातु, इनके अलावा जो बाकी जो धातुएं हैं, इनके अलावा बाकी जितनी भी धातु है उन धातुओं से रहित, अर्थात आत्मनेपद से निमित्त जो धातु हमने आत्मनेपदी की जो पहचान की थी, तो आत्मनेपदी की पहचान ये स्वरितेत होती है, अनुदातेत होती है, नित होती है और नित होती है। तो इन धातुओं के अलावा और जो धातुएं, उन सभी धातुओं से कर्तृवाच्य में परस्मैपदी संज्ञक प्रत्यय आते हैं। और परस्मैपदी संज्ञक प्रत्यय कौन से होते हैं? तिप्तस जी सिप्तस्थ है मेपुअस मस्त है और तिप्तस जी सिप्तस्थ है मेपुअस मस्त, ये प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना। तो शेषात कर्तरी परस्मय पदम, इस सूत्र इस बात को बताता है। तो ये हमने अब आत्मनेपदी धातु और परस्मैपदी धातुओं के बारे में जाना कि आत्मनेपदी धातुएं कौन सी होती है और परस्मैपदी धातुएं कौन सी होती है। तो इन 3 सूत्रों में सभी को बताया है। ये अनुदात नित आत्मनेपदम, स्वरित नित कर्तृ अभिप्राय क्रियाफले और शेषात कर्तृ पदम कर्तृ परस्मय पदम। ये क्या कहता है कि शेष धातुओं से कर्तृ यानी कर्तृवाच्य में, परस्मय पदम यानी परस्मैपदी संज्ञक प्रत्यय तिप तस्जी सिप्तस्थ मेपुअस मस होते हैं। और स्वरित नित कर्तृ अभिप्राय क्रियाफले कहता है कि स्वरितेत धातु नित धातु से आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय तयाताम जय थासाथाम दोम एडवई महिंग होते हैं, ठीक है ना। और ये अनुदात नित आत्मनेपदम कहता है कि अनुदातेत धातु तथा नित धातु से आत्मनेपदी संज्ञक प्रत्यय वही तयाताम जय थासाथाम दोम एडवई महिंग होते हैं, ठीक है। तो इन 3 सूत्रों को लिखिए, इनकी वृत्ति है, इनका अर्थ है, ये समझना है कि परस्मैपदी धातु कौन सी होती है और आत्मनेपदी धातुएं कौन सी होती, ठीक है। अब देखिए अगला सूत्र है तिंग स्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमः। तो इस अगला सूत्र डालिए तिंग स्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमः। अब हमने पहचान कर ली है कि कौन सी धातु आत्मनेपदी होती है, कौन सी धातु परस्मैपदी होती है। अब अगला सूत्र है हमारा तिंग स्त्रीणी त्रीणी तिंग स्त्रीणी त्रीणी प्रथम तिंग स्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमः। अगला सूत्र तिंग स्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमः। तिंग स्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमो उत्तमः। अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है कि तिंग उभयो पदयोस त्रयस्त्रिस्त्रिका क्रमाद एतत् संज्ञा शिव। तिंग उभयो, इसकी वृत्ति लिखिए तिंग उभयो, तिंग उभयो, तिंग उभयो पदयोस पदयो त्रय स्त्रिका
क्रमाद एतद संज्ञा शिव, ये इसकी वृत्ति है। तिंग स्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमो उत्तमा। अब देखिए ये क्या कहता है, अब देखिए इसको समझिए सूत्र को कि तिंग स्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमो उत्तमा, अर्थात तिंग उभयो पदयो स्त्रिय स्त्रिका क्रमाद एतत् संज्ञा शिव, अर्थात जो तिंग प्रत्यय होते हैं, तिंग प्रत्यय होते हैं उनके तीन तीन पुरुष होते हैं। कौन कौन से पुरुष होते हैं? तीन तीन। कौन कौन से होते हैं? तीन तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ऐसे ही परस्मैपदी में कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष। परस्मैपदी में भी कौन से होते हैं? ये जैसे देखिए परस्मैपदी प्रत्यय हैं, परस्मैपदी है तो इन परस्मैपदी में भी प्रथम पुरुष होता है और मध्यम पुरुष होता है और उत्तम पुरुष होता है, ठीक है। उसके बाद आत्मनेपदी है, ये आत्मनेपदी है, आत्मनेपदी प्रत्यय भी 9 होते हैं तो उनमें भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष होते हैं। तो यही बात होता है कि तिंग उभयो, अर्थात तिंग प्रत्यय जो होता है उसमें दोनों में, उभयो का मतलब होता है दोनों, अर्थात परस्मैपदी में और आत्मनेपदी में तिंग जो प्रत्यय हैं परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों की पदयो स्त्रिय स्त्रिका, अर्थात तीनों के तीन तीन त्रिक, अर्थात जो प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है, उन तीनों के तीन तीन पुरुषों के तीन तीन वचनों की एतद संज्ञा शिव, अर्थात प्रथम पुरुष संज्ञा, मध्यम पुरुष संज्ञा और उत्तम पुरुष संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे ये है तिप तस झी, तिप तस झी, तिप तस और झी, ये कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है, ठीक है ना। अब तय, आताम और झय, ये कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है। तो ये क्या है? परस्मैपदी प्रथम पुरुष, ये क्या है? आत्मनेपदी प्रथम पुरुष, ठीक है ना। तो परस्मैपदी प्रथम पुरुष है तो तिप्तस जी इनकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? परस्मैपदी परस्मैपदी प्रथम पुरुष संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। और ये तयाताम जो कौन से हैं? आत्मनेपदी है तो ये प्रथम पुरुष के हैं तो आत्मनेपदी प्रथम पुरुष संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। तो तिंग जो प्रत्यय है उन दोनों की, तिंग प्रत्यय में दोनों की यानी परस्मैपदी की और आत्मनेपदी की पदयो स्त्रिय, अर्थात तीनों के त्रिक जो होते हैं, त्रिकः क्रमाद एतत् संज्ञा शिव, अर्थात क्रम से ये संज्ञा हो जाती है, ठीक है ना। जैसे तिप्तस जी व तयाताम जे प्रथम पुरुष है, सिप्तस्थ है, थासाराम दो मध्यम पुरुष है, मिपवस में ये क्या है? उत्तम पुरुष है, तो तीनों की उत्तम पुरुष संज्ञा होती है, ठीक है ना। तो तिंग के दोनों पदों आत्मनेपदी एवं परस्मैपद के जो तीन तीन त्रिक हैं उनके क्रम से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा होती है। तो इसका अर्थ लिखिए, अर्थ लिखिए इसका, तिंग प्रत्याहार के दोनों पदों, तिंग प्रत्याहार के दोनों पदों, दोनों पदों का मतलब आत्मनेपदी है वह परस्मैपद पदों के तीन तीन त्रिक की, तीन तीन त्रिक की क्रमशः प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष संज्ञा होती है, वह उत्तम पुरुष संज्ञा होती है, ठीक है ना। तो तिप्तस जी की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? प्रथम पुरुष संज्ञा, सिप्तस्थ है की मध्यम पुरुष संज्ञा और मिपवस मस की उत्तम पुरुष संज्ञा, ठीक है। ऐसे ही तयाताम जय की प्रथम पुरुष संज्ञा, थासाथाम धम की मध्यम पुरुष संज्ञा और इड वही महिंग की उत्तम पुरुष संज्ञा, ठीक है। तो ये तिंग जो प्रत्याहार है, तिंग प्रत्याहार है उसमें तय से ती से लेकर के महिंग के ङ तक ये दोनों पद होते हैं आत्मनेपद और परस्मैपदम। तो तिंग के आत्मनेपद और परस्मैपदम दोनों पदों की जो तीन तीन त्रिक है, अर्थात प्रथम पुरुष के तीन त्रिक है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन उनकी, और मध्यम पुरुष के भी एक वचन द्विवचन बहुवचन जो तीन त्रिक है उनकी, और उत्तम पुरुष के भी एक वचन द्विवचन बहुवचन जो त्रिक है उनकी, क्रम से ये संज्ञा हो जाती है। अर्थात ये कहता है कि जो आपने तिप्तस जी प्रत्यय किए हैं वो प्रथम पुरुष के हैं तो उनकी प्रथम पुरुष संज्ञा होगी, अर्थात प्रथम पुरुष वाले जो धातु हैं उनके साथ प्रथम पुरुष वाले प्रत्यय आएंगे, मध्यम पुरुष वाले के साथ में मध्यम पुरुष आएंगे और उत्तम पुरुष का यदि हमको रूप बनाना है तो उत्तम पुरुष वाले प्रत्यय आएंगे, ठीक है।
तो ये हमारा हुआ तिंग श्रेणी त्रीणी प्रथम मध्यमो उत्तम।